छोटे छोटे बच्चे जिस भाषा में बात करते हैं अब उसी भाषा में स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। रट्टा मार के पढ़ाई करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 साल भी पढ़ाई की है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की डिग्री के बाद पीएचडी कर सकेंगे। देश में अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है और उसकी हाईलाइट मैंने आपको अभी इसके बारे में बताई है। मैं हूं राहुल चौधरी और स्वागत करता हूं आपका सीएससी एजुकेशन में। चलिए आज इसी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में बना था। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952-53 में। एजुकेशन कमीशन 1964-66 में डॉक्टर डीएस कोठारी के अंडर बना था। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आई थी 1968 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी। अब जो आई है एजुकेशन पॉलिसी, उससे पहले 1986 में आई थी, 34 साल पहले। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे। इस एजुकेशन पॉलिसी को एक बार मॉडिफाई किया गया है 1992 में। 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया था। ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं था, बट थोड़ा बहुत हेरफेर किए गए थे। आज जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसकी जो कमेटी रिपोर्ट सबसे पहले बनाई थी सुब्रमण्यम कमेटी ने, और 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। और अब आज जो ड्राफ्ट पॉलिसी कंप्लीट हुई है वो है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। और अब जो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, 31 मई 2019 को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी और इन्हीं की अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट पॉलिसी की मंजूरी हुई है। ये इसरो के चीफ हैं, कस्तूरी रंगन साइंटिस्ट हैं। आइए देखते हैं स्कूल एजुकेशन में क्या मेजर रिफॉर्म्स आए हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। मतलब कोई बच्चा पूरे इंडिया में जहाँ भी अपने अलग अलग रीजन में पढ़ाई कर रहा है, सबके लिए यूनिवर्सल एक ही कोर्स रहेगा, एक ही तरीके से सीखेगा वो पूरे देश में। एक जैसी पढ़ाई के लिए जो जिम्मा है वो एनसीईआरटी का है। वो ऐसा करिकुलर डेवलप करेंगे जिससे पूरे देश में 8 साल तक के बच्चे के लिए पूरी एक जैसी ही पढ़ाई होगी। इसके लिए जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के जो टीचर्स रहेंगे उन्हें ECCE द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी HRD मिनिस्टर द्वारा जारी इस नेशनल मिशन के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वो ग्रेड 3 तक के लिए इसमें आ जाएंगे 2025 तक। यह इसका लक्ष्य रखा गया है और इसमें कम से कम बच्चे को लिखना और पढ़ना आ सके, इतना ज़रूरी इसमें इस मिशन का लक्ष्य है। इसमें एक बड़ा अभी बदलाव और आया है इस पॉलिसी के अंतर्गत। जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है 10+2 का, उसको अब बदल के 5+3+3+4 करिकुलर के तौर पर कर दिया गया है। जो ये इस आप मैप में देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाया है। और इसमें आप देख सकते हैं 3+2 फाउंडेशन है, फाउंडेशनल स्टेज है, जिसके अंदर मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे। अलग अलग प्ले के द्वारा बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाएगी और जो एक्टिविटी बेस्ड रहेगी इसमें लर्निंग। अगली स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल के लिए रहेगी और इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे क्लास 3 से 5वीं क्लास तक के रहेंगे और इसमें भी खेल के द्वारा या फिर एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग रहेगी इसके अंदर। फिर अगली स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल तक के बच्चे रहेंगे। ये भी 3 साल के लिए रहेगी और क्लास 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चे रहेंगे इसके अंदर। इसमें फोकस किया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनके अनुभव के द्वारा जो साइंस या फिर मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सब पढ़ाई इनके एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगी। इसमें रट्टा वाला सिस्टम नहीं रहेगा। जो भी वो देख के सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, उस पर जोर दिया जाएगा। और एक और चीज़ है, 6ठी क्लास से जो बच्चे रहेंगे उन्हें कोडिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। आजकल जो 21वीं सदी में कोडिंग का बहुत महत्व बढ़ गया है, तो कोडिंग भी सिखाई जाएगी, उनको 6ठी क्लास से ही सिखाई जाएगी।
आखिरी जो स्टेज है उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल की रहेगी। इसमें 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे रहेंगे, 14 से 18 साल तक की एज के। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी रहेगी और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब किसी को ज़रूरी नहीं है कि साइंस पढ़ना है, वो किसी भी स्ट्रीम के लिए खुला है। वो जो पढ़ना चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी ले सकता है, अलग अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स चुन सकता है। जिसको म्यूज़िक पढ़ना है या फिर किसी को डांस सीखना है या फिर जो भी है, किसी भी स्ट्रीम को पढ़ सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। जो आज के समय में जैसे किसी ने फिज़िक्स ले लिया या मैथ्स पढ़ लिया है तो वो बायो नहीं पढ़ता है और थोड़ा सा डिसिप्लिनरी मेजर हो जाता है। मेजर और माइनर का इसमें कोई केस नहीं रहेगा। इसमें जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। जैसा मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया है, करिकुलम जो रहेगा उसको 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर के अकॉर्डिंग डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा। जैसे आर्ट्स और साइंस के बीच में रिजिड सेपरेशन कर देते हैं कि साइंस का स्टूडेंट अलग, आर्ट्स का स्टूडेंट अलग। जिसको जो पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साथ में पढ़ सकता है। और इसके अलावा जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर जो सेपरेशन किया जाता है कि करिकुलर मेन होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर अगर एक्स्ट्रा में आता है तो अब एक्स्ट्रा करिकुलर भी मेन जैसा ही पढ़ सकता है बच्चा। किसी को स्पोर्ट्स में पढ़ना है, स्पोर्ट्स की पढ़ाई करना है तो वो भी मेजर ही कहलाएगा, कोई माइनर और मेजर का काम नहीं रहेगा। इसके अलावा वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स, जैसे कि वोकेशनल बोलते हैं कि एक स्पेशल स्ट्रीम पढ़ने चले गए और एकेडमिक स्ट्रीम्स अलग होती है, तो वैसा भी कुछ नहीं रहेगा, सब सेम रहेगा। किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है उनके लिए कुछ एजुकेशन सिस्टम में और उनको प्रमोट करने के हिसाब से अलग ही प्रावधान और इस एजुकेशन पॉलिसी में भी रखे गए हैं। फिर जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब जो बच्चों में भेदभाव जेंडर बेस्ड पे होता है लड़का लड़की के लिए, तो लड़कियों को भी बढ़ावा देने के लिए फंड दिया गया है, स्कॉलरशिप रखी गई है। करिकुलम को कम किया जाएगा और कोर कंसेप्ट्स को ज़्यादा रखा जाएगा। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, मतलब क्लास 6 से ही वोकेशनल मतलब कुछ ट्रेनिंग किसी को करना है, बच्चे को प्रैक्टिकली एक्सपोजर पाना है तो उसके लिए रखा गया है प्रावधान। अभी के एजुकेशन सिस्टम में बोर्ड एजुकेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत महत्व रहता है। उसके महत्व को घटाकर अब नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अब ऑप्शनल बेस्ड पे भी पूछी जाएगी और बाकी फिर कुछ रिटर्न भी होगा। अब बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने का ही एक प्रावधान भी रखा गया है कि मातृभाषा में ही पढ़ें, उन्हें कोई दूसरी लैंग्वेज होने की ज़रूरत नहीं है। इससे मानसिक विकास होने में बहुत मदद मिलती है। मातृभाषा में जब रीजनल लैंग्वेज में पढ़ता है बच्चा तो उन्हें बहुत आसानी से समझ आता है, इसलिए अब उसमें थोपा नहीं जाएगा। ग्रेड 5th तक और प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 तक रखने का भी प्रेफरेबली रखा है। उसके बाद बच्चे की इच्छा है, अगर वो सेम लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहता है अपनी मातृभाषा में तो पढ़े, उसे आगे दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहे तो जैसा ऑप्शनल हो जाएगा उसके बाद। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज को भी बढ़ावा देने का भी इस पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है। सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के समय दूसरी विदेशी भाषाओं को भी पढ़ाया जाएगा, जिसे इच्छा हो वो अलग अलग भाषाएं पढ़ सकता है। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड, इसका मतलब है बच्चे को खुद ही असेसमेंट करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा और उसके सहपाठी जो बच्चे रहेंगे उनसे भी उस बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा और टीचर भी असेसमेंट करेगा। इसको कहते हैं 360 डिग्री असेसमेंट प्रोग्रेस कार्ड। इस तरह से भी बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक की जाएगी। इसमें नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे परख नाम से। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सारे कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा पूरे देश में, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए। टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होगा वो मेरिट बेस्ड होगा और एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिसमें मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू पीरियडिकली उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रोग्रेशन ट्रैक किया जाएगा। बुक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरीज डेवलप की जाएंगी। स्कूल्स को सेल्फ डिस्क्लोजर, खुद ही डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा सारी चीज़ें
पढ़ाई के से लेकर फीस स्ट्रक्चर से लेकर सुविधाओं से लेकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ताकि पब्लिक कभी भी पब्लिक से चीज़ें छुपाई ना जाए, हिडन ना रखें, सारी चीज़ें पब्लिक ऑनलाइन चेक कर सके, पेरेंट्स चेक कर सकें। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या मेजर रिफॉर्म्स आए हैं हायर एजुकेशन में इस पॉलिसी के अंतर्गत। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बाय 2035। अभी 2018 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 26% का ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में, जिसे 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य है इस पॉलिसी के अंतर्गत। और इसके लिए 3.5 करोड़ न्यू सीट्स ऐड करेंगे, नई सीट्स ऐड करी जाएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जिससे जो एनरोलमेंट होगा उनको पूरा सीट्स मिलेगा और एनरोलमेंट बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। मतलब अगर किसी ने किसी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में किसी स्टूडेंट ने दाखिला लिया है और उसे 1 साल के बाद उसे छोड़ने की इच्छा है और कहीं जाने की इच्छा है और कुछ पढ़ने की इच्छा है, तो उसका पहला साल बर्बाद नहीं होगा, उसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा अगर 1 साल में एग्जिट हो जाता है तो। और अगर 2 साल में एग्जिट होता है तो उन्हें एडवांस्ड डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में एग्जिट होता है तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल, एक्चुअली 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया है जिन्हें रिसर्च भी करना है आगे चल के उसी क्षेत्र में, तो उन्हें डिग्री के साथ रिसर्च का भी एक्रेडिटेशन मिलेगा। और जिन्हें फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है उसी सब्जेक्ट के अंदर, तो 4 साल के बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, या फिर जिसने 3 साल के बाद करना है तो वो 2 साल का एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा। इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, किसी भी ईयर में कोई भी छोड़ सकता है और किसी भी ईयर में किसी दूसरे सब्जेक्ट में एंट्री ले सकता है। इससे मल्टीपल सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को मिलेगी। इसके अलावा 5 साल का इंटीग्रेशन बैचलर डिग्री भी है और मास्टर डिग्री भी है उसके अंदर। 5 साल के अंदर पूरा बैचलर और मास्टर डिग्री एक साथ भी कंप्लीट किया जा सकता है। एक और रिफॉर्म है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि एमफिल को अब हटा दिया गया है, एमफिल नहीं दिया जाएगा, अब एमफिल की डिग्री नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसका मतलब है जो भी बच्चा अपने एकेडमिक ड्यूरेशन के दौरान जो भी क्रेडिट्स प्राप्त करेगा, सर्टिफिकेट्स प्राप्त करेगा या फिर पॉइंट्स प्राप्त करेगा, उसे फाइनल डिग्री में समावेश किया जाएगा। जब भी फाइनल डिग्री बनेगा उसका, तो इन सब का एवैल्यूएशन उसमें ऐड होगा और उससे उसे फ़ायदा मिलेगा, उसके क्रेडिट स्कोर में फ़ायदा मिलेगा। ये डिजिटली स्टोर रहेगा इंस्टीट्यूट के पास। अगला है ग्रेडेड ऑटोनॉमी, फेसिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स। इसका मतलब है जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहती थी, जो भी कॉलेजेस रहते थे, वो किसी न किसी से यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना पड़ता था उसको, कोई ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। अब उसको हटा के अगले 15 सालों में धीरे धीरे हटाकर एफिलिएशन सिस्टम को हटाकर ऑटोनमस कॉलेजेस को डेवलप करने में अभी इस एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है। अगला है नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। इसमें जो भी बुजुर्ग या फिर सीनियर फैकल्टीज़ हैं, जो रिटायर्ड फैकल्टीज़ हैं, उनका एक बड़ा पूल बनाया जाएगा और उन्हें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसा वो अपनी सेवाएं देना चाहें उस बेसिस पे हायर किया जाएगा और वो मेंटरिंग कर सकते हैं, आके पढ़ा सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। अगला है सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। इसमें जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट रहेंगे उनके लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। अलग अलग बॉडीज़ को हटाकर एक ही सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाया जाएगा। इसमें लीगल और मेडिकल को अलग रखा है वैसे। इसके अलावा ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स। अब जो भी पहले इंस्पेक्शन होता था प्लेस का, जो इंस्टीट्यूट का, उसकी जगह अब ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर सिस्टम लागू किया जाएगा। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो फीस रहती है, फीस स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा। अब इसमें कोई ऐसा अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, एक फ़िक्स फीस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसके अंतर्गत सबको करा जाएगा। अगला बहुत मेजर है जो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा। जो अब हमारा जो जीडीपी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट। मतलब जो भी जल्द से जल्द इसको 6% तक एजुकेशन सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट रहेगा
जो हमारा जीडीपी का वो 6% तक लाने की कोशिश की जा रही है, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसे अभी तक सिर्फ 2 से 3% ही रहा है। और यह आपको जब एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले लॉन्च हुई थी, तभी जो कमेटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि किसी देश की जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होना चाहिए फॉर बेटर डेवलपमेंट, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी चीज़ों के लिए। और इसके अंदर, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 6% जीडीपी रखने का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अगर इससे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इससे बहुत ही चेंज आएंगे, आप समय के साथ देख सकते। अगला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए इस पॉलिसी में रखा गया है, जिसके अंदर रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना और रिसर्च जो हायर एजुकेशन में होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए प्रावधान रखा है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत लगभग 100 दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया जाएगा इंडिया में भी अपना इंस्टीट्यूट्स ओपन करने के लिए। इससे नए क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाने में आसानी होगी। स्टैंड अलोन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन्हें मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इवॉल्व होने में आसानी होगी। इसके अलावा एजुकेशन जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन जो डिसएडवांटेज रीजन है, जो बहुत दूर दराज के रीजन है, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन और प्राकृत, ये बनाने का भी डिसीजन लिया है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको ख़त्म ना होने दिया, उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे संस्कृत है, इनको बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन लोगों को देने के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट है एचआरडी मिनिस्ट्री है, जो अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं, उसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज किया है। और भी कई चीज़ों को अभी इस सिस्टम में लाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमारे यहाँ का जो पुराना नॉलेज है, पुराना ज्ञान है इंडिया का, लैंग्वेज है, कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको नए स्टूडेंट्स को, नए बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई है। जैसे कि फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो इंडियन लैंग्वेजेस है उन पे फोकस करते हुए लिटरेचर और उसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। लैंग्वेज फैकल्टी, जो लोकल लैंग्वेज है उन्हीं लैंग्वेज में की फैकल्टीज़ हायर की जाएंगी। लैंग्वेजेस पे रिसर्च किया जाएगा। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको और क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है उनको और बढ़ावा और मजबूत किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी, इसकी भी स्थापना की जाएगी। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हमारा कल्चर है उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में हमारा जो नॉलेज है उसको बढ़ावा देने के लिए कल्चर अवेयरनेस किया जाएगा, कल्चर अवेयर किया जाएगा, कल्चर के बारे में बताया जाएगा बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से। फिर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड लोक विद्या, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है पुराने, जो उसको भी प्रमोट किया जाएगा। जो आर्टिस्ट हैं उनका रेसिडेंस स्कूल कॉम्प्लेक्स के आसपास ऐसे जगह भी कर दिया जाएगा, जिससे कि स्कूल के कॉम्प्लेक्स में भी हो सकते हैं वो आर्टिस्ट, और जिससे जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसके लिए बच्चों को सीखने में आसानी होगी। इस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए भी बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई है। एजुकेशन की जो प्लानिंग की जाएगी, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट, जैसे ऑनलाइन, आजकल हम लोग ऑनलाइन का बढ़ावा देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़ोर हो गया है स्कूल कॉलेजेस में, हर जगह यूट्यूब पे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का जितना हो सके उपयोग किया जाएगा। रेगुलेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेल्फ डिस्क्लोजर और मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस, मतलब मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट हो, मतलब किसी को इंस्टीट्यूट तक जाना ना पड़े, सेल्फ डिस्क्लोजर से ही काम हो जाए, जहाँ तक हो सके वैसी कोशिश की जाएगी। और फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जिनको इतनी सुविधा नहीं मिल पाई है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस उन तक पहुँचाना। फिर एजुकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करना जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना।
ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो रीजन है जिस रीजन में है वहीं पर उसी की लैंग्वेज में कंटेंट, वो भी ई फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में डेवलप करने का। फिर वर्चुअल लैब्स बनाने का डिसीजन लिया है, वर्चुअल ही देख सकें बच्चे, सीख सकें, ऑनलाइन ही देख सकें। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा और जो भी स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको डिजिटली इक्विप्ड किया जाएगा। मतलब जैसे टैब्स हैं, टैब्स के थ्रू बच्चों को टैब्स दिए जाएंगे, अभी भी दिए जाते हैं कई स्कूल्स में, और बढ़ावा दिया जाएगा इसको। अब हम देखते हैं आखिरी में कि क्या हमने पाया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें यूनिवर्सलाइजेशन करने का जो सेकेंडरी एजुकेशन में रखा है इन्होंने लक्ष्य 2030 तक, पूरी सेकेंडरी एजुकेशन जो पूरे इंडिया में पूरी अलाइन कर यूनिवर्सल हो जाएगी, पूरी सब जगह एक ही जैसा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा लक्ष्य रखा है अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025, 2025 तक जो बेसिक लर्निंग होती है और मतलब जोड़ घटाव कर सके, पढ़ सके बच्चा, वो हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करने का लक्ष्य है प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, 2030 तक लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का एक और लक्ष्य रखा है। टीचर्स को प्रिपेयर करना है असेसमेंट करके, उनको 2023 तक ऐसे टीचर्स डेवलप करना है जो मेरिट लेवल पर सक्षम हो और मेरिट लेवल से आगे आए हों। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030, सभी के लिए समान और बराबर अधिकार हो शिक्षा प्राप्त करने का, 2030 तक यह भी लक्ष्य रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम्स टू टेस्ट कोर कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगी वो एक्चुअल नॉलेज टेस्ट करने के लिए होंगी, ना कि सिर्फ रटा रटा याद करके एग्ज़ाम देने से काम नहीं चलेगा। अब जिसको नॉलेज होगा वही उसको पास कर पाएगा, मगर इसको ऑप्शनल बेस्ड रखा है, तो इंटरेक्टिव रखा है और इजी रखने की कोशिश की है, मगर लर्निंग पे फोकस किया गया है। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, हर एक बच्चा जो भी स्कूल पास करेगा उसमें एटलीस्ट कोई स्किल डेवलप हो जाए, इसी पर फोकस रखा है इस एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, जो भी पब्लिक स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, स्टैंडर्ड सबके लर्निंग के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पब्लिक स्कूल है तो उसमें उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो रही, सबका स्तर बराबर हो ताकि जो भी बच्चा पढ़ने जाए और उनकी स्किल डेवलप हो, लर्निंग बेटर हो और बराबर तरीके से हो पूरे इंडिया में। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, वैसे तो बहुत फिर भी लेंदी हो गया है, मगर इसको आप पूरी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में आएगी, जिसके हाइलाइट्स हमने इस वीडियो में रखी थी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।